एक परमाणु एक पूरा ग्राउंड है, एक पूरा ग्राउंड यानी कि एक स्टेडियम पूरा परमाणु है, और उसमें एक छोटी सी जो फुटबॉल बॉल रखी है वो एक नाविक है। यानी कह सकते हैं कि परमाणु का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग। हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हमारा जो परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो हमने पिछले पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके जो प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज और जो बहुत सारे क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया। आज हम जो न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और न्यूट्रॉन होता क्या है, नाभिकीय आकार और भी बहुत सारी चीज़ों पर, परमाणु आकार क्या होता है, इन सभी जो टॉपिक्स हैं उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसको लिखते हैं पार्ट 3। हाँ, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है न्यूट्रॉन की खोज, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज, अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाए कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो वो है अपने साइंटिस्ट चैडविक। जो चैडविक हैं उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। और इसकी खोज हुई कैसे, अगर हम उसका जो देखें तो एक आपको रासायनिक समीकरण याद रखना होगा, जो है जो बेरिलियम होता है, कि जो बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करने पर हमें एक उदासीन परमाणु, एक उदासीन विद्युत उदासीन कण प्राप्त होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन कण, है ना। एक विद्युत उदासीन कण प्राप्त होता है। देखिए, आइए कैसे देखते हैं। देखो, बेरिलियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम यानी इसका परमाणु क्रमांक 4 तथा जो 9 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है या द्रव्यमान संख्या होता है। और अगर हीलियम देखा जाए तो मतलब अपना जो अल्फा देखा जाए, अल्फा में क्या होता है? अल्फा होता है हीलियम नाभिक, हीलियम न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर देखा जाए जो परमाणु क्रमांक होता है उसको हम आगे समझेंगे होता क्या है, उस पर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, और इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो 2 प्रोटॉन और 2 4 इसका परमाणु भार, है ना, इस प्रकार। तो जब हम ये दोनों आपस में, मतलब एक बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करी जाती है, तो एक विद्युत रूप से उदासीन कण, यानी कि जिस पर ना तो पॉजिटिव होता है, यानी कि ना तो प्लस चार्ज होता है और ना ही माइनस चार्ज होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, एक कण प्राप्त होता है। आइए जानते हैं उसको क्या। देखिए, यहाँ पर 8 4 12 4 6 कार्बन और 1 N0, इस प्रकार से, यानी कि 9 4 13 और एक 12 यहाँ पर हो रहा था। तो हमने मतलब इस प्रकार देखा कि जब हम बेरिलियम की एक पतली पन्नी पर हीलियम या अल्फा कण का बमबारी करवाते हैं, बौछार करवाने पर हमें कार्बन प्राप्त होता है, और हम जानते हैं कार्बन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 12। तो यहां से तो 9 4 13 एक कहां गया? एक इस उदासीन परमाणु में, नहीं, उदासीन कण में गया, परमाणु नहीं, एक उदासीन कण, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन कण जो कि न्यूट्रॉन है। तो इस ऐसे न्यूट्रॉन की खोज हुई, है ना। न्यूट्रॉन बेसिकली है क्या? एक विद्युत रूप से उदासीन कण, विद्युत उदासीन कण। इस पर ना तो प्लस आवेश होता है और ना ही माइनस आवेश होता है। अगर इसकी थ्योरी देखा जाए तो न्यूट्रॉन की खोज, देखो, बहुत समय बाद जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन की खोज हो गई, रदरफोर्ड का मॉडल भी आ गया, तो उसके कुछ समय पश्चात बाद में परमाणु के एक घटक के रूप में उदासीन कणों की उपस्थिति की आवश्यकता अनुभव हुई। यानी कि बाद में
परमाणु के, है ना, परमाणु के एक घटक के रूप में एक उदासीन कण की आवश्यकता महसूस हुई या अनुभव हुई, है ना। और इन कणों की खोज जो हुई, अगर आपको सन याद रखना है तो 1932, वैसे कोई यूज नहीं है, आपको इसको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है 1932 को, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि 1932 में चैडविक द्वारा की गई, जब मतलब इसकी खोज 1932 में चैडविक द्वारा की गई, जब बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार की जाती है तो प्रोटॉन से कुछ अधिक द्रव्यमान वाले विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित होते हैं। उन्होंने और चैडविक ने उसे क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन नाम दिया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बाद में, कब? बाद में परमाणु के घटक के रूप में हमें एक अन्य कण की आवश्यकता महसूस हुई, है ना। और 1932 में चैडविक ने बेरिलियम की पतली पन्नी पर अल्फा किरणों की बौछार करवाई, और बौछार करवाने के बाद जो प्रोटॉन से कुछ अधिक द्रव्यमान, है ना, मतलब प्रोटॉन से कुछ उसका ज्यादा द्रव्यमान वाले कुछ कण प्राप्त हुए जो कि विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, जिन्हें हमने न्यूट्रॉन का नाम दिया। ये ऐसे हुई न्यूट्रॉन की खोज, ये आपको समीकरण याद रखना है। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन के कुछ गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। पहले देखो, न्यूट्रॉन एक उपपरमाणिक कण है, यानी कि सब पार्टिकल, सब उपपरमाणविक मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल। जो न्यूट्रॉन क्या है? एक उप परमाणविक कण है। क्या है? न्यूट्रॉन एक उप परमाणविक यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल है। क्या? न्यूट्रॉन, जिसका द्रव्यमान, अगर इसके द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका जो द्रव्यमान होता है m ऑफ न्यूट्रॉन, वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और यही इक्वल होता है 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, है ना। ये रिलेशन होता है ना। और यही लगभग एक, हाँ इसको इधर पे लिखते हैं, यही लगभग 1 AMU के बराबर होता है। क्या? लगभग, मतलब जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग 1 AMU के बराबर होता है, इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान होता है ना, वो प्रोटॉन या फिर हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। किसका द्रव्यमान? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। पहला, न्यूट्रॉन एक उपपरमाणविक कण है। दूसरा, इसका द्रव्यमान इतना 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 है, जो कि 1 MU के बराबर है। और इसका द्रव्यमान एक प्रोटॉन या फिर मतलब प्रोटॉन और हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और एक बात, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश नहीं होता है किस पर? न्यूट्रॉन पर। ये अपने पहले पॉइंट। न्यूट्रॉन का विशिष्ट, देखो एक और बात, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इसको क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश, Q/m, वो क्या हो जाएगा? शून्य। Q/m शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर आवेश ही नहीं होता। जब Q की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो 0/m इज इक्वल टू शून्य, यानी कि विशिष्ट न्यूट्रॉन के लिए विशिष्ट आवेश का मान शून्य हो जाएगा। ये थे हमारे न्यूट्रॉन के गुण, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद नाभिक का आकार, यानी कि ये अपने कुछ जो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसका देखिए नाभिकीय आकार, यानी कि नाभिक का आकार के बारे में हमने डिस्कशन करेंगे। देखो नाभिक के बारे में हम रदरफोर्ड का जब हमने वो पढ़ा था मॉडल, उसमें समझा था, है ना, कि जो धन आवेश और जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ना, संपूर्ण द्रव्यमान, वो कहाँ उपस्थित होता है? अत्यंत सूक्ष्म आयतन में, जिसे क्या नाम दिया गया?
नाविक जो कि केंद्र में होता है ना। रदरफोर्ड के बारे में देखो, नाविक का आकार, नाविक का आकार देखिए, नाविक का एक सेकंड आकार यानी कि साइज ऑफ न्यूक्लियस, नाविक का आकार। ठीक है, नाविक का आकार कहने से तात्पर्य है ये जो परमाणु है ना, ये अपना क्या है, एक प्रकार का परमाणु। तो ये जो न्यूक्लियस है यहां से यहां तक, इसे परमाणु में नाविक का आकार, यानी ये जो है ना इसका आकार कितना है, साइज के बारे में कि कौन बताता है, नाविक का आकार। और नाविक का आकार, ये नाविक अत्यंत सूक्ष्म आयतन में उपस्थित होता है। क्या पहला पॉइंट, नाविक अत्यंत सूक्ष्म आयतन में उपस्थित होता है। नाविक अत्यंत सूक्ष्म आयतन है, नाविक अत्यंत सूक्ष्म आयतन होता है तथा परमाणु का केवल सूक्ष्म भाग होता है। ये क्या है, देखो एक परमाणु एक पूरा ग्राउंड है, एक पूरा ग्राउंड यानी कि एक स्टेडियम पूरा परमाणु है, और उसमें एक छोटी सी जो फुटबॉल बॉल रखी है वो एक नाविक है। यानी कह सकते हैं कि परमाणु का एक बहुत ही सूक्ष्म भाग क्या है, नाविक। परमाणु का केवल सूक्ष्म भाग नाविक होता है, पहला पॉइंट ये है। और नाभिक की त्रिज्या इसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है। देखो नाभिक, एक सेकंड, नाभिक का आकार, देखो नाभिक का आकार कहने से तात्पर्य है नाभिक की त्रिज्या, यानी यहां से जो इसका केंद्र है ना, इससे नाभिक कितनी दूर है, वो क्या कहलाएगा, नाभिक का आकार या फिर नाभिकीय त्रिज्या। नाभिकीय त्रिज्या जो होती है, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिकीय त्रिज्या जो होती है वो न्यूक्लियॉन की संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है। यानी कि नाभिकीय, या फिर कह सकते हैं नाभिक की त्रिज्या या नाभिकीय त्रिज्या, दोनों ही बात, नाभिकीय त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या इसमें उपस्थित जो नाभिक की त्रिज्या इसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या के समानुपाती होता है। न्यूक्लियॉन क्या होता है, हमने पिछले जो पार्ट में डिस्कस किया था एक क्वेश्चन के थ्रू। न्यूक्लियॉन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या के घनमूल के बराबर होता है, घनमूल के समानुपाती होता है। कैसे, आइए देखिए, कहने का तात्पर्य है, और इसी को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ए बोले तो परमाणु द्रव्यमान, अभी हम इसको समझेंगे क्या होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य आर, आर क्या है, जो नाविक की त्रिज्या है ना, नाविक की त्रिज्या वो हो जाएगी समानुपाती किसके, ए की पावर 1/3, है ना। और जब हम एक समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट आता है, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। ये अपना रिलेशन है नाभिक की त्रिज्या निकालने के लिए। नाभिक अत्यंत सूक्ष्म आयतन तथा नाभिक की त्रिज्या इसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या के, इसमें उपस्थित न्यूक्लियॉन की संख्या के घनमूल के समानुपाती होता है। और यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, और आर नॉट की जो वैल्यू होती है वो 1.25 फर्मी होती है, या फिर 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस का 15 मीटर। कई बार आपको 1.1, 1.1, 1.4 है ना, 1, एक सेकंड, हाँ 1.1 या फिर 1.4 है ना, आपको दिया जाएगा 1.1 या 1.25 अप्रोक्स। इतना होता है, ये हमने डिस्कशन किया। और ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या। ये हमने नाभिक के आकार के ऊपर डिस्कस किया, है ना। हाँ, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी कि जेड और ए पर।
जेड क्या होता है और ए क्या होता है। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या। देखिए, परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों दो अलग अलग चीजें बताया गया है इसमें। देखिए, द्रव्यमान संख्या क्या होता है अभी हम समझेंगे, और परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। देखिए, परमाणु क्रमांक किसी भी एक, पहले तो आप समझिए कोई एक राशि है x, उसको प्रदर्शित करने के लिए, मतलब एक कोई x एक तत्व है, एक एलिमेंट है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ती है। परमाणु क्रमांक जो कि z और द्रव्यमान संख्या जो a है। तो परमाणु क्रमांक ऊपर लिखते हैं, z को नीचे लिखते हैं। इस प्रकार हम किसी एक तत्व को निरूपित करते हैं। जैसे अभी हमने किया था बेरिलियम, यहां पर 4, यहां पर 9, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 4 है और परमाणु द्रव्यमान 9 है। नहीं, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या 9 है। अब हम समझते हैं इस प्रकार से हमें परमाणु क्रमांक और इस प्रकार से हमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक की आवश्यकता पड़ी किसी भी तत्व को निरूपित करने के लिए। आइए हम जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखिए, परमाणु क्रमांक पहले हम जेड के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, जेड बेसिकली होता है किसी भी परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या। उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या, नहीं, न्यूट्रॉनों की नहीं, प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि न्यूट्रॉन तो उसमें आता है ना द्रव्यमान में, क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं होता है इसमें। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु क्रमांक होता है। क्या परमाणु में अवस्थित प्रोटॉनों की संख्या क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक। यानी कि किसी भी, जैसे इसमें बोला हमने बेरिलियम 4, तो ये 4 जो है ना वो परमाणु क्रमांक यानी कि जेड है। यानी कि इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 4। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, जिसे हम जेड से निरूपित करते हैं। परमाणु में, या फिर कह सकते हैं परमाणु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लेकिन एक पॉइंट है कि उदासीन कण होना चाहिए, मतलब उदासीन परमाणु होना चाहिए, या कह सकते हैं उसमें से ना तो कोई इलेक्ट्रॉन निकला हो और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन आया हो। अब कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी तो हो सकता है, जैसे Na+, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, Cl-, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। अब इसने इसका तो आप कहोगे नॉर्मली आप परमाणु क्रमांक कहते हो 11 है ना, इसका 17 होता है, लेकिन एक इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसका क्या 10 हो जाएगा परमाणु क्रमांक। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका 11 ही रहेगा। तभी तो कहा गया है कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या के भी बराबर होगा। कब, जब परमाणु कैसा हो, उदासीन। परमाणु क्रमांक को प्रोटॉन की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि नाभिक पर उपस्थित आवेश प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है। देखो, अच्छा ये बताओ अपना, ये देखो ऐसा, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक के अंदर, और इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो अगर हम बात करें परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इसके जो नाभिक, परमाणु के नाभिक में उपस्थित आवेश, जो आवेश है वो किस पर निर्भर करेगा, प्रोटॉन पर। इसीलिए हम कहते हैं जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, क्योंकि नाभिक पर उपस्थित आवेश प्रोटॉनों की वजह से या प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है ना। क्योंकि जो नाभिक में उपस्थित आवेश, नाभिक में उपस्थित आवेश प्रोटॉन पर निर्भर करता है।
ये हमारा जो परमाणु क्रमांक पर डिस्कशन था। और अब हम द्रव्यमान संख्या और भी एक आध जो पॉइंट है अबाउट परमाणु क्रमांक के बारे में देखिए। इलेक्ट्रॉन का भार आई थिंक क्लियर हो चुका है कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन का भार हम क्या मतलब निगलेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान के चलते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन का भार हम नगण्य मान के चलते हैं, मतलब इसका कुछ भार ही नहीं है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का कोई भार ही नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोटॉन की बात करें, इसके भार को नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो परमाणु का संपूर्ण भार केवल प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कारण होता है। ये कण नाभिक में उपस्थित होते हैं, इनका संयोजन ही नाभिक कहलाता है। देखो नाभिक मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संयोजन नाभिक है। ये बात क्लियर कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का संयोजन नाभिक कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, हमने रदरफोर्ड के मॉडल में समझा था कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो अब अगर हमें द्रव्यमान संख्या की बात करना है तो नाभिक के अंदर जो चीज उपस्थित है उसका द्रव्यमान, क्योंकि केंद्र नाभिक में ही तो पूरा द्रव्यमान उपस्थित होता है। तो कह सकते हैं जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। यानी कि जो नाभिक का भार यानी कि परमाणु भार, नाभिक का भार जो होता है वो न्यूट्रॉन का भार प्लस प्रोटॉन का भार होता है। और इससे ही क्या कहते हैं, परमाणु ना द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। इसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। ये प्रत्येक कण परमाणु भार स्केल पर इकाई भार रखते हैं, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु भार के लगभग बराबर होता है ना। देखो हमने अभी समझा था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो भार होता है वो 1 AMU के बराबर होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका भार 1 AMU, इसका भार 1 AMU है ना। और अगर n न्यूट्रॉन है तो जो इसके न्यूट्रॉन और इसके न्यूट्रॉनों का मतलब इसके न्यूट्रॉन और इसके प्रोटॉन का योग क्या कहलाएगा, नाभिक का भार या फिर द्रव्यमान संख्या। इसके बाद देखिए जो अगला पॉइंट है, तत्व की द्रव्यमान संख्या उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के लगभग समान होता है, फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है। देखो ये क्या है, ए हमने कहा है द्रव्यमान संख्या को, लेकिन परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या दोनों एक ही चीज है, लगभग समान है, बट इसमें भी एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस है कि जो अंतर यहां पर देखिए, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या लगभग बराबर है। परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या ये दोनों चीजें लगभग बराबर है ना। लेकिन एक इनमें दोनों में एक मुख्य अंतर है दोनों में। फिर भी देखो जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान वो एक पूर्णांक नहीं होता है, मतलब वो पॉइंट में भी आ सकता है ना, वो पॉइंट में भी आ सकता है। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होगी ना वो हमेशा पूर्णांक होगी, पूर्णांक संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। और ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी, पूर्णांक नहीं होगी। समझो कई ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान पॉइंट में आता है, लेकिन अगर हम द्रव्यमान संख्या की देखें, क्योंकि अगर ये बताओ किसी भी परमाणु के अंदर 4 प्रोटॉन उपस्थित होंगे और 4 न्यूट्रॉन अगर उपस्थित होंगे तो ऐसा थोड़ी कहेंगे 4.5 न्यूट्रॉन है 4.5 प्रोटॉन है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो इसीलिए द्रव्यमान संख्या जो है ना वो हमेशा पूर्णांक संख्या आती है, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो पूर्णांक नहीं भी हो सकता है। ये अपना डिफरेंस, तभी मैंने शुरुआत से क्या बोल रहा हूं, द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान
छोटा सा डिफरेंस है। नॉर्मली जेन्युइनली हम इसमें द्रव्यमान ही, परमाणु द्रव्यमान ही कहते हैं, द्रव्यमान संख्या का यूज ना के बराबर किया जाता है ना, करते हैं अपन लोग। तत्व की, देखो जो तत्व, कोई भी तत्व है उसको इस प्रकार से अब हम निरूपित कर सकते हैं, क्योंकि हमने देख लिया ए ये होता है और जेड क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर है, जेड की। और हमें ए भी पता चल गया, जेड भी पता चल गया, तो अब हम निकाल लेंगे इस प्रकार से, है ना। तो किसी तत्व को व्यक्त करने के लिए हमें ए और जेड की आवश्यकता होती है, और ए क्या होता है, प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या, है ना पर नाभिक का भार प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भार प्लस प्रोटॉन का भार, और ए जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। अलग से आप लिख लो, ए इज इक्वल टू न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या, ये है अपना, है ना। अब हमने ए जेड और एक्स को, मतलब कोई एक तत्व को कैसे निरूपित करना सीख लिया। अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे की बढ़ते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आइए बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखने वाले, EMW यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसके बाद जो पिछले चैप्टर में हमने पिछले पार्ट में बात करी थी, जो क्वेश्चन की, उसको भी डिस्कस करेंगे, जो कि परमाणु, न्यूट्रॉन संख्या और जो प्रजातियों से रिलेटेड थे। हाँ, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इस प्रकार की एक वेव होती है, ऐसी एक प्रकार की एक वेव होती है, जिसमें ऊपर E होता है, इधर चुंबकीय क्षेत्र, इधर तरंग संचरण की क्या चाल है, B, तरंग संचरण की चाल V है ना। इधर तरंग संचरण की चाल जो कि B है। ये एक प्रकार की मैग्नेटिक वेव है, जिसमें इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक भी है। इलेक्ट्रिक क्षेत्र और विद्युत, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों है, विद्युत चुंबकीय तरंग। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इसमें देखिए, सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए वो है ये कि दिशाओं के बारे में। दिशा क्या होती है, दिशा, ये वाली दिशा एक्स, और ऊपर वाली वाई, और ये जेड एक्सिस, है ना। हमने इधर जो एक्स एक्सिस पर तरंग संचरण की दिशा को बताया, तरंग संचरण का वेग, और इधर ई, जिसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, दिखाते हैं, है ना, इस प्रकार से। देखो होता क्या है, जब एक आवेश, यहां पर देखो हमेशा रखना कि विद्युत चुंबकीय तरंग कब उत्पन्न होती है, एक त्वरित आवेश के कारण भी उत्पन्न होती है। त्वरण, या कह सकते हैं त्वरित आवेश, एक्सेलरेट चार्ज के कारण, यानी कि त्वरित आवेश के कारण, है ना। ऐसा चार्ज जिस पर आवेश, मतलब त्वरण हो, वो त्वरित आवेश होता है। तो जो त्वरित आवेश, जब एक आवेश को त्वरित किया जाता है तो वह विद्युत एवं
चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश संचरण की दिशा बी वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो कहने की कोशिश क्या कर रहा है, वो ऐसा कह रहा है कि जब एक आवेश को त्वरित किया जाता है, तो जब एक आवेश को त्वरित करते हैं तो वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ और बी वेक्टर इस तरफ। और हम जानते हैं एक्स, वाई और जेड तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, है ना। तो यानी कि जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और वेग तीनों एक दूसरे के लंबवत है एवं यह विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। मतलब यही पूरा, जब एक आवेश को त्वरित किया जाता है तो त्वरित आवेश के कारण विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा बी वेक्टर, ये सभी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण चीज है ना, महत्वपूर्ण चीज ये देखो, एक इस प्रकार एक वेव क्या होती है, वेव होती है। वेव में जो ऊपर वाला होता है उसे क्या कहते हैं, सुरंग, और जो नीचे वाला होता है उसे क्या कहते हैं, गर्त, है ना। ऊपर वाले को सुरंग कहते हैं, ये भी एक प्रकार का सुरंग है ना। ऐसा अगर आगे वेव बताए, ये गर्त है ना। तो सुरंग क्या होता है, जो उठा हुआ भाग होता है सुरंग। गर्त मतलब नीचे जमीन वाला पार्ट को गर्त कहते हैं, है ना। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इसके बाद कुछ टर्म्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यूज होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग में, उनको देखते हैं हम कुछ टर्म। सबसे पहला टर्म है वेवलेंथ, यानी कि तरंगदैर्घ्य, है ना। तरंग यानी दो किरमागत, देखिए वेवलेंथ बोले तो तरंगदैर्घ्य। एक ऐसी ये वेव है, इसमें दो किरमागत, किन्हीं दो किरमागत, ये क्या है, सुरंग, ये क्या है, सुरंग, और ये है गर्त। किन्हीं भी दो, किसी तरंग में किन्हीं दो सुरंगों या फिर गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं हम, लैम्डा, यानी कि तरंगदैर्घ्य, है ना। तो ऐसा कह सकते हैं कि दो किरमागत सुरंग और गर्त, नहीं, दो किरमागत सुरंग और दो किरमागत गर्तों के बीच की दूरी। ऐसा नहीं कि एक सुरंग एक गर्त, नहीं, दो गर्त के बीच की दूरी जो कि किरमागत हो, या फिर दो सुरंगों की दूरी जो कि किरमागत हो, तो वो क्या कहलाता है, वेव लेंथ, यानी कि लैम्डा। इसका मात्रक मीटर होता है। ये हो गया अपना पहला टर्म, जो कि दो किरमागत सुरंगों के बीच की दूरी को लैम्डा, या फिर दो किरमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसका मात्रक मीटर होता है। इसका देखिए सेकंड टर्म, दूसरा एक और टर्म है जो कि ये आवर्तकाल। एक तरंग को गुजरने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है ना। एक तरंग को गुजरने में लगा समय, देखो आवर्तकाल, टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल, है ना। एक आवर्तकाल क्या होता है, एक तरंग को गुजरने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। तो एक तरंग की लंबाई को क्या कहते हैं, लैम्डा, यानी कि लैम्डा दूरी चलने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल। यानी कि जो लैम्डा डिस्टेंस है ना, उसको कवर करने के लिए जितने भी समय लगे वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। और इस प्रकार से एक तरंग क्या है, यहां से यहां तक, ये एक ही तरंग है ना, ऐसी गई ऐसी गई ऐसी, तो ये एक तरंग हो गई।
या फिर यहां से देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहां से दो, ये क्या हो जाएगा लैम्डा, या फिर ये भी लैम्डा है ना। तो लैम्डा दूरी तय करने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल, है ना। और t इज इक्वल टू क्या होता है, t 1/न्यू होता है, यानी कि आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रम होता है ना। और आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति किसी दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। कोई एक आपको बिंदु दिया गया है ना, किसी दिए गए बिंदु से आवृत्ति यानी कि न्यू, एक दिए गए बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है, यानी कि न्यू कहलाती है। एक ऐसा मान लो, ये अपनी एक तरंग है, इसका एक कोई पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट अपने एक दिए गए एक निश्चित बिंदु, एक दिए गए किसी दिए गए ऐसा लिखो, किसी दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो ये एक निश्चित है, एक हमने एक बिंदु मान लिया, उससे गुजरने वाली तरंगों की संख्या कितने सेकंड में, एक में, आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति जो होता है, या आप इसे ऐसा कह सकते हो कि जो न्यू होता है वो 1/t होता है। इस प्रकार t इज इक्वल टू 1/न्यू, उसी प्रकार न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना कि t सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या अगर न्यू है, तो 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, नहीं ऐसा कह सकते हैं कि t सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या अगर 1 है, t सेकंड में गुजरने वाली संख्या, t सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या 1 है, तो 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/t। और 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति, यानी कि न्यू इज इक्वल टू 1/t। t सेकंड में मान लो एक तरंग गुजर रही, t सेकंड में एक तरंग, तो 1 सेकंड में 1/t, और 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंग की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, है ना। ये हो गया हमारा। अब देखो एक चीज, इंफ्रारेड, है ना, आपको EMW में जो स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, वो कुछ इस प्रकार का होता है। कैसा होता है ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपना जो, इधर देखते हैं, सबसे पहले हम लेके चलते हैं रेडियो को, रेडियो वेव, फिर उसके बाद माइक्रो को, सूक्ष्म तरंग है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद अपना जो अवरक्त किरण, अवरक्त, है ना, उसके बाद अवरक्त किरण, है ना, ये क्या अपना अवरक्त। इसके बाद दृश्य, विजुअल, दृश्य, इसके बाद है पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट रे। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो है एक्सरे, और इसके बाद गामा रे।
एक्सरे, गामा रे, ये अपनी एक विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम है। पहले रेडियो, फिर माइक्रो और दृश्य, परावैंगनी, एक्सरे और गामा रे, ये सभी अपने एक विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और स्पेक्ट्रम में विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय, देखो ऐसा होता है ना कि ये विभिन्न प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी बढ़ती या घटती तरंगदैर्घ्य या आवृत्तियों के क्रम में व्यवस्थित करने को, देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग का स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो बेसिकली स्पेक्ट्रम जो है ना, वो उसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंग, ये जो विभिन्न तरंगे हैं, इन तरंगों को बढ़ते या घटते क्रम में तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति को लिखना, है ना, को व्यक्त करना विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अगर हम तरंगदैर्घ्य का क्रम देखें तो लैम्डा जो होता है ना, तरंगदैर्घ्य, यानी कि लैम्डा सबसे अधिक किसका होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, जो रेडियो वेव होती है ना, उनका लैम्डा सबसे अधिक होता है ना। अगर एक देखो, एक आप याद रखें, इधर से आप इधर जाएंगे, नहीं, हम इधर से इधर चलते हैं ऐसा, तो लैम्डा यानी कि घटेगा, तरंगदैर्घ्य घटेगी, तो लैम्डा मतलब तरंगदैर्घ्य, यहां से इधर जाने पर लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य घटेगी, और इधर से इधर जाने पर अगर हम जाने, देखो E इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा होता है, ये दोनों कांस्टेंट, तो E होता है ना, वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो एच न्यू इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा, इससे ये गया, तो न्यू जो होता है ना, वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि आवृत्ति तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इट मींस यहां पर अगर तरंगदैर्घ्य घटी है तो आवृत्ति बढ़ेगी, यानी कि जो रेडियो तरंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक, फिर माइक्रोवेव की, फिर जो अपनी इंफ्रारेड, औरत, विजुअल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे, सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा की होती है। और अगर हम बात करें न्यू की, न्यू जो है ना, उसमें सबसे कम होती है रेडियो की, फिर माइक्रो, फिर औरत, दृश्य, परावैंगनी, एक्सरे, और सबसे अधिक गामा रे की, सबसे कम रेडियो वेव। इस प्रकार से ये जो हमारा क्रम है, जो स्पेक्ट्रम है, वो यहाँ पर हमने समझ लिया। इसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्रव्यमान क्षति, है ना। ये दो पॉइंट है, द्रव्यमान क्षति, क्योंकि आगे हमारे लिए काम आएंगे, और नाभिक का बंधन ऊर्जा। देखिए, द्रव्यमान क्षति, इसको हम डेल्टा एम से निरूपित करते हैं, इसे कहते हैं हम द्रव्यमान क्षति। देखिए, द्रव्यमान क्षति कहने का तात्पर्य ये होता है कि आप न्यूट्रॉन लें और प्रोटॉन लें, उनसे आप नाभिक बनाएं, क्योंकि नाभिक जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो आप पहले न्यूट्रॉन लें, 5 न्यूट्रॉन लिए आप, 4 न्यूट्रॉन लो और 4 प्रोटॉन लो, 4 न्यूट्रॉन 4 प्रोटॉन, और इनसे आप एक नाभिक बनाओ जिसमें 8 लो, मतलब जिसमें अब 8 ही तो होंगे, क्योंकि 3 3 6 8, है ना। तो ये न्यूक्लियस बोले तो नाभिक है, ये क्या, इस प्रकार ये एक नाभिक है। तो अब ये बताओ कि इसका अगर आप द्रव्यमान देखोगे, इसका द्रव्यमान देखोगे, इसका मान लो 5 हमने मान लिया, ये है नहीं रियल में, इसका 6 माना, तो 6 5 11 होता है। लेकिन अब जब आप ये देखेंगे नाभिक का द्रव्यमान,
तो वो कहो वो 10 आएगा या कुछ मतलब कम आएगा। क्यों आता है ये? क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान का क्षति हुई। जब आप इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन, कोई नाभिक अपने अवयवी न्यूक्लियनों से बना होता है। कोई भी नाभिक किन चीजों से मिलकर बना होता है? वो अपने अवयवी न्यूक्लियनों से, न्यूक्लियन क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। उस तो द्रव्यमान अपने अवयवी कणों के कुल द्रव्यमान से कम पाया जाता है। यानी कि जो अवयवी है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके द्रव्यमानों से नाभिक का द्रव्यमान कम पाया जाता है ना। इनके अगर हम इसका कुल द्रव्यमान निकालें और इनका जो नाभिक बनने के बाद जो द्रव्यमान उससे कम होगा, यानी कि कहने का तात्पर्य ये अवयवी कणों के कुल द्रव्यमान से कम आएगा। यानी नाभिक का द्रव्यमान जो अवयवी कणों के कुल द्रव्यमान से कम आएगा, जैसे हमने किसका नाम दिया? द्रव्यमान क्षति का। और द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का कुल योग समस्थानिक परमाणु भार। देखो ये आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, डेल्टा एम क्या होता है। ये सिर्फ एग्जांपल था। देखिए डेल्टा एम का अगर फॉर्मूला देखें, बेसिकली नाभिक अपने अवयवी न्यूक्लियनों से मिलकर बना होता है ना। और जो अवयवी और इसका किसका द्रव्यमान? नाभिक का द्रव्यमान इनके अवयवी कणों के कुल द्रव्यमान से कम पाया जाता है, जिसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। डेल्टा एम जो होता है ना, वो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियनों का कुल द्रव्यमान है ना। क्या? न्यूक्लियनों का द्रव्यमान का योग या फिर न्यूक्लियनों के द्रव्यमान का योग या फिर न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान प्लस इसमें आप जोड़ देंगे, नहीं घटाएंगे परमाणु के समस्थानिक परमाणु भार। समस्थानिक परमाणु भार, समस्थानिक परमाणु भार। समस्थानिक क्या होता है? समस्थानिक मतलब जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न होता है, वो समस्थानिक कहलाएंगे। अभी हम समस्थानिक, समभारिक और जो बहुत सारे होते हैं सम न्यूट्रॉनिक, उन सभी को हम देखेंगे, है ना। ये डेल्टा एम हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो नाभिक, और एक और, नाभिक का स्थायित्व द्रव्यमान क्षति के समानुपाती होता है। यानी कि नाभिक का स्थायित्व नाभिक का स्थायित्व द्रव्यमान क्षति के समानुपाती होता है। नाभिक का स्थायित्व द्रव्यमान क्षति के समानुपाती होता है ना। ये अपने द्रव्यमान क्षति निकालने के लिए जो न्यूक्लियन होता है ना, उसके द्रव्यमान का योग माइनस समस्थानिक परमाणु भार। और अगर हम देखें नाभिक का जो स्थायित्व होता है वो परमाणु नहीं, नाभिक का जो स्थायित्व होता है वो द्रव्यमान क्षति के समानुपाती होता है। ये हो गया अपने। इसके बाद देखिए नाभिक का वंदन ऊर्जा या नाभिक की वंदन ऊर्जा। नाभिक की वंदन ऊर्जा कुछ नहीं होती। देखिए आपने नियम पढ़ा होगा आइंस्टाइन साहब का, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बस इतना आप पहले समझ लीजिए, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी द्रव्यमान, देखो एक आपने नियम पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ना तो द्रव्यमान उत्सर्जित होता है ना ही द्रव्यमान का अंत हो सकता है द्रव्यमान संरक्षण के, लेकिन द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। तो ये द्रव्यमान ऊर्जा में रिलेशन कि कैसे द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो अभी देखो द्रव्यमान की, जब हमने देखा कि द्रव्यमान की कुछ क्षति हुई, यानी कि द्रव्यमान नष्ट तो नहीं हुआ होगा, वहां पर द्रव्यमान की क्षति हुई, यानी कि वो जो द्रव्यमान है ना वो ऊर्जा के रूप में निकल गया होगा, उसे ही हम वंदन ऊर्जा कहेंगे।
है ना। जो वहां पर द्रव्यमान की क्षति हुई थी वही द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में निकला आइंस्टीन साहब के नियम के अनुसार कि द्रव्यमान कभी अंत नहीं होता है, वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है ना। तो वो ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, जैसे हमने नाम क्या दिया, बंधन ऊर्जा। अभी देखते हैं बंधन ऊर्जा, इसकी डेफिनेशन, नाभिक की बंधन ऊर्जा। हाँ, नाभिक की बंधन ऊर्जा। देखो नाभिक की बंधन ऊर्जा यानी कि देखो नाभिक के अपने अवयवी कणों से निर्माण में जो द्रव्यमान क्षति होती है वह आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नहीं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण द्वारा ऊर्जा में बदल जाती है। यही ऊर्जा नाभिक की बंधन ऊर्जा कहलाती है। देखो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नाभिक के अवयवी न्यूक्लियन, नाभिक के अवयवी न्यूक्लियन से, है ना, नाभिक का द्रव्यमान, है ना, नाभिक का यानी नाभिक के अपने अवयवी कणों से निर्माण में जो ऊर्जा की क्षति हो, जो द्रव्यमान की क्षति होती है वो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और उसे ही हमने क्या नाम दिया, नाभिक का बंधन ऊर्जा। और ये निकालने के लिए E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। ये जहां पर डेल्टा एम जो है ना वो है अपना द्रव्यमान क्षति, c प्रकाश का वेग है और E क्या है, अपनी प्यारी बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा। डेल्टा एम है द्रव्यमान क्षति। हाँ, क्या होता है बेसिकली नाभिक के अवयवी कणों से इसका निर्माण में जो द्रव्यमान की क्षति होती है वो द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, नाभिक की बंधन ऊर्जा। और इसका फॉर्मूला E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। इसके बाद देखिए, और इसमें एक चीज पॉइंट के रूप में लिख लेना कि डेल्टा एम, जो डेल्टा एम है ना वो यदि आपका ग्राम में हुआ, है ना, ग्राम में हुआ, और जो सी है ना वो आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में हुआ, तो जो ई निकलेगा ना वो अर्ग में होगा। किसमें, अर्ग में। ये आपको ध्यान रखना है कि डेल्टा एम अगर जी में हुआ और सी यानी कि प्रकाश का वेग सेंटीमीटर पर सेकंड में हुआ तो ई अर्ग में होगा। ये क्या लिखा, अर्ग। और 1 जूल 10 की पावर 6 नहीं 10 की पावर 5 जूल के बराबर होता है। आई थिंक अभी इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आगे हम इसको प्रूफ ही कर लेंगे सीधा कैसे होता है इसको हम कन्वर्जन। आई थिंक दिमाग से निकल गया वो, देखते हैं आइए आगे समझते हैं। डेल यदि आई थिंक 1 जूल 10 की पावर 5 अर्ग के बराबर होती होगी। आई थिंक 10 की पावर 7 अर्ग फाइनल। 10 की पावर 1 जूल जो होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, यही राइट है। 1 जूल जो होता है 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। इसका देखिए डेल्टा एम अगर केजी में हुआ, सी अगर मीटर पर सेकंड में हुआ, तो जो ई निकल के आएगा वो जूल में, और जूल और आपका जो अर्ग में से रिलेशन 1 जूल होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। और जब हम वो जो क्या कहते हैं वो वाला चैप्टर फिजिक्स में देखेंगे, कौन सा, मेजरमेंट वाला, मापन वाला, उसमें इसको समझेंगे कि ये कैसे आता है 1 जूल 10 की पावर 7 अर्ग, है ना। इसका देखिए यदि डेल्टा एम, यहां पर चीजें इंपॉर्टेंट है, एक एएमयू है, क्या है, एक एएमयू है, में लिया जाए तो बंधन ऊर्जा ई, देखिए इसको ले लिया हमने किसमें, एएमयू में, तो बंधन ऊर्जा ई, अब जो सी का सिस्टम ही यहां पर खत्म हो जाएगा, सी लेना ही नहीं है ना। डेल मतलब समझिए, हाँ क्या था, डेल्टा एम को एक एएमयू में लिया जाए तो ई यानी कि ई क्या, बंधन ऊर्जा को, नाभिक की बंधन ऊर्जा ई जो होती है वो 1 यानी कि 1 मिलियन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और 1 मिलियन जो होता है वो 10⁶ मीटर के बराबर होता है ना, ऐसा। या 1 मेगा भी बोल सकते हैं, 10⁶ के बराबर होता है ना। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं। या फिर आप इसको मतलब जो ई होगी ना वो किस में आएगी, इसमें, ई इसमें, ई देखो, कहने का तात्पर्य डेल्टा एम को एक एएमयू में लिया जाए तो बंधन ऊर्जा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी यदि डेल्टा एम को 931 से गुणा कर दिया जाए। देखो समझो, यदि डेल्टा एम आपको एक एएमयू में दी गई, मतलब एएमयू में दी गई, एक नहीं, आपको डेल्टा एम एएमयू में दी गई, तो आपको बोला गया ई को कैसे, मतलब डेल्टा एम से ई कैसे निकाला है। तो सीधा सीधा अगर आपको एएमयू में दिया गया तो जो ई निकलेगा वो पता है किसमें निकलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEB मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। वो होगा क्या, वो इक्वल होगा जो आपका डेल्टा एम जो एएमयू में है इंटू 931। ये आपको चीज बहुमूल्य है, सबसे ज्यादा जो डेल्टा एम किस में होगा, एएमयू में। ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर लिखते हैं, देखो क्या था अपना, जो ई जो है ना, ई वो किसमें, MEB मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीधा बात। वो अगर आपको एम की वैल्यू दी गई है एएमयू में तो आपसे बोला गया ई निकालो, सीधा आपसे बोला गया क्वेश्चन में कि आपको डेल्टा एम 5 एएमयू है तो आप ई निकालो, तो ई किस में निकलेगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगी। सीधा आपको उस जो एम डेल्टा एम दिया गया है यानी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन 5 एएमयू दिया है तो 5 से सीधा आप 931 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ई निकल के आ जाएगा। और ई किस में निकलेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आपको पॉइंट रूप में बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। जो ऊर्जा यदि डेल्टा एम का एएमयू में दिया जाए, आपसे ऊर्जा पूछी जाए तो ऊर्जा निकलेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यदि हम डेल्टा एम जो एएमयू में दिया है उससे मैं 931 का मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये थे अपने नाभिक की बंधन ऊर्जा। इसके बाद हमारा जो है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, यानी कि डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। डुअल नेचर ऑफ, देखो प्रकाश आपने पढ़ा होगा, प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है ना, डुअल नेचर होता है ना। और इसमें दो चीजें होती है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति में दो चीजें होती है, मतलब प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग भी है ना। ये प्रकाश की प्रकृतियां होती हैं कितनी, दो। एक तो अगर मैं बात करूं इसकी, मैक्सवेल साहब ने, मैक्सवेल जो हमने अभी समझ लिया है, मैक्सवेल साहब ने कहा कि जो प्रकाश है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। किसने कहा था, जो कि सतत है, कंटिन्यूअस है, मतलब कुछ इस प्रकार की, ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस है, वो कहीं बीच में नहीं कट रही, वो कॉन्टिन्यूअस है। कौन कहने वाले थे ऐसे, अपने जो क्या कहते हैं, मैक्सवेल अंकल। मैक्सवेल अंकल ने ऐसा कहा क्या, कि जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति में मैक्सवेल ने कहा कि जो प्रकाश है ना वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि सतत होती है। और वहीं पर एक और थे जो प्लांक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक क्या, एक थ्योरी दी जिसको प्लांक का सिद्धांत कहा गया। है ना, प्लांक्स थ्योरी, प्लांक का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा कि जो मतलब जो अपना प्रकाश है वो कण है और वो इस प्रकार से, प्रकाश इस प्रकार से फोटोन के रूप में, ऊर्जा के कुछ कण के रूप में क्या करता है, गति करता है। ऊर्जा के मतलब कुछ कण छोटे छोटे पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में गति करता है, जिसे हम आगे फोटोन, क्वांटा सब कुछ देखेंगे।
है ना, जो कि असतत होता है। कहने का मतलब ये है कि मैक्सवेल मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिसमें मैक्सवेल ने कहा कि एक प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसको हमने अभी देख लिया है। और जो अपने प्लांक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, वो कहने वाले थे कि प्लांक साहब कि जो प्रकाश है ना वो एक कणीय प्रकृति का, तथा ये छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में, है ना, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट के रूप में गति करता है इस प्रकार से, है ना। और ये असतत है, ये कहने वाले अपने प्लांक अंकल, है ना। तो ये थी हमारी जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति। और इसमें ही एक जो अभी हमने इसको पूरा देख लिया EMW को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हमारा जो है टारगेट वो कणीय प्रकृति वाला जो प्लांक का सिद्धांत है उसको देखने का। इसके सारे पॉइंट कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग और जो आवृत्ति आवर्तकाल है ना तरंग, ये सारी चीज हम देख चुके हैं, तरंग दैर्ध्य। अब उसके बाद प्लांक का सिद्धांत, जिन्होंने कण माना था, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, क्या, क्वांटम थ्योरी ऑफ प्लांक, यानी कि प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत, आइए देखते हैं प्लांक का प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। देखिए इसको हम कुछ पॉइंट में समझेंगे। प्लांक ने सिर्फ जो चीज अभी हमने देखी थी ना उसी पर कुछ पॉइंट बना के देखेंगे। पहला पॉइंट कहता है किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का शोषण अथवा उत्सर्जन सतत ना होकर असतत होता है। यानी कि किसी जो वस्तु के द्वारा अपशोषित, किसी वस्तु के द्वारा अपशोषित नहीं, किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण, कौन सी ऊर्जा का, रेडिएशन एनर्जी के द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या फिर उत्सर्जन, यानी कि किसी वस्तु द्वारा विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन, क्या उत्सर्जन अब या फिर अपशोषण नहीं, अवशोषण सतत ना होकर, कैसा होता है, असतत, कैसा, क्या ना होकर, सतत ना होकर असतत होता है। कहने का तात्पर्य यह किसी वस्तु द्वारा विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत ना होकर असतत होता है। यही कहने वाले कौन थे, प्लांक। अभी हम देखा कि सतत नहीं होता, असतत होता है कुछ फोटोन के बंडल के रूप में, उसको भी हम आगे देखते हैं। जैसे मैं एक वस्तु हूं, मैंने एक रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो अवशोषण या उत्सर्जन किस प्रकार होगा, असतत रूप से। किसने कहा, प्लांक साहब ने। या फिर कोई एक बल्ब है, वो एक किसका, रेडिएशन एनर्जी को निकाल रहा है, तो एक रेडिएशन एनर्जी को किस रूप में निकालेगा, अवशोषण का उत्सर्जन किस रूप में, असतत रूप में। किसने कहा, इन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये सब कौन कह रहे हैं, ये प्लांक अंकल। दूसरा देखिए बी पॉइंट, इसको आप ए पॉइंट मान लीजिए। और अब हम देखते हैं ऊर्जा का शोषण तथा उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के पैकेट में होता है। यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन ऊर्जा के निश्चित पैकेटों के रूप में होता है। यानी कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन निश्चित ऊर्जा के निश्चित पैकेटों में या फिर निश्चित ऊर्जा के पैकेटों में होता है।
है ना। और इन्हीं फैक्टों को जो देखिए, जब ये जो बल्ब है ना, ये उन्होंने क्या कहा था, किसी वस्तु के द्वारा विकिरण ऊर्जा, ये बल्ब विकिरण ऊर्जा निकाल रहा है, तो जब विकिरण ऊर्जा निकाल रहा है तो ये कुछ कैसे निकालेगा, असतत रूप से निकालेगा, असतत रूप से। और सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या कह दिया कि ऊर्जा का अगर उत्सर्जन कर रहा है, ये आप सोच जो भी कर रहा है, ये बल्ब उत्सर्जन कर रहा है, तो वो एक निश्चित पैकेट के रूप में, है ना, एक पैकेट होगा, एक निश्चित पैकेट के रूप में निकलेगा, एक निश्चित पैकेट के रूप में। और सी पॉइंट में आप लिखिए कि जो ये निश्चित ऊर्जा के प्रत्येक पैकेट को क्वांटा अथवा फोटोन कहते हैं। मतलब ऊर्जा के जो पैकेट है ना, ऊर्जा के प्रत्येक पैकेटों को फोटोन, मतलब क्वांटा या फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटा या फिर फोटोन कहते हैं। कहने का मतलब जो ये जो बल्ब से उत्सर्जन, जो विकिरण निकल रही है, मतलब विकिरण ऊर्जा निकल रही है, वो एक निश्चित ऊर्जा के पैकेट के रूप में निकलेगी। और ये जो सभी पैकेट निकल रहे हैं, उन पैकेट को क्वांटा या फिर फोटोन कहेंगे, है ना। इसका देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोटोन की ऊर्जा E का मान विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। कहने का मतलब फोटोन की ऊर्जा E जो होगी ना, वो विकिरण की आवृत्ति का मान, विकिरण की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होगा। समानुपाती होगा, यानी कहने का मतलब E जो है ना, वो समानुपाती होगा न्यू के, है ना। और जब हम E समानुपाती विकिरण की आवृत्ति के, मतलब फोटोन की ऊर्जा E का मान जो है ना, वो विकिरण की आवृत्ति के समान, न्यू के समानुपाती होगा। E समानुपाती न्यू के, तो यहाँ पर जब कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा जो कि h है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और हम जानते हैं न्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा, तो E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा भी हम यहाँ से कह सकते हैं। ये अपने फॉर्मूले, है ना। और जहां पर E विकिरण, मतलब जो अपनी फोटोन की ऊर्जा है, और विकिरण की आवृत्ति न्यू है, मतलब फोटोन की ऊर्जा E विकिरण की आवृत्ति न्यू के समानुपाती होता है ना। और अगर हम बात करें MKS CGS, एक अभी पॉइंट और भी है, इसको यहीं पर, हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट E इज इक्वल टू NH न्यू, ये इसी की थ्योरी आइए पढ़ते हैं। इस ये यहाँ पर बस अभी आप इसको देखिए, N हो जाएगा 1 2 3 4, इस प्रकार से, है ना। बस आपको ये चीज देखो, इसमें कोई पिंड क्वांटा के पूर्ण गुणकों के रूप में ही ऊर्जा शोषित तथा अथवा उत्सर्जित करता है। अर्थात शोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा E जो होगी वो पूर्ण गुणक होगी। यानी कि देखो, जिस प्रकार ये जो बल्ब है, ये या तो एक फोटोन निकालेगा, एक सेकंड, या तो एक फोटोन निकालेगा, या दो फोटोन निकालेंगे, तीन फोटोन निकालेगा, चार फोटोन निकालेंगे। ऐसा थोड़ी है आधा फोटोन निकाल दिया, डेढ़ फोटोन निकाल दिया, पौने दो फोटोन निकाल दिया, ऐसा तो नहीं होता ना। ये निकालेगा, दो निकालेगा, तीन निकालेगा, एक निकालेगा। तो तभी वो कह रहा है कि जो फोटोन की ऊर्जा है ना, वो उसकी H और न्यू के पूर्ण गुणक के रूप में हो जाएगी। E इज इक्वल टू NH न्यू, N यहां पर वैल्यू है 1 2 3 4, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी N की वैल्यू, है ना। और अभी यहां पर देखिए आप H की वैल्यू यदि MKS में हो, देखिए आपको सभी वैल्यू MKS में दी गई हो। MKS में इसका वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10 की पावर माइनस का 34, किसमें, जूल सेकेंड में। और अगर बात करें CGS में, E इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10 की पावर
देखो 7 घटा देंगे तो 27 आएगा, क्योंकि अर्ग सेकंड में है ना, अर्ग सेकंड में ये अपना। और यहाँ पर अगर एम के एस में हुआ तो एच की अगर जूल सेकंड है तो यहाँ पर जो ई होगा वो जूल में, और जो न्यू होगा वो सेकंड इनवर्स में, है ना, सेकंड इनवर्स में। और अगर इस प्रकार लिखेंगे तो लैम्डा किसमें निकल के आएगा, लैम्डा आएगा अपना मीटर में, और इसमें समय तो सेकंड में ही रहेगा, है ना, समय बोले तो समय तो सेकंड में ही रहेगा। नहीं, समय का खेल ही कहाँ पर है, समय का कोई है ही नहीं रोल, मतलब आवृत्ति, हाँ आवृत्ति सेकंड इनवर्स में रहेगी, और ऊर्जा है ना वो अर्ग में आएगी, अर्ग में देखो है, ऊर्जा किसमें आएगी, अर्ग में, इस वाले केस में। और जो लैम्डा अगर दिया गया हो अगर उस प्रकार का फॉर्मूला तो ये सेंटीमीटर में। ये अपने जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत हो चुका है, और जो कई सारे टॉपिक आज हमने डिस्कस करे हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे, और अगले पार्ट में अगर क्वांटम सिद्धांत का कुछ और भी पार्ट होगा तो उसको भी डिस्कशन करेंगे, और जो थोड़े बहुत और कुछ अभी कॉन्सेप्ट रह गए हैं, बहुत सारे हैं अभी, उनको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे।